गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे पावर मेजरमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ पावर। और मेजरमेंट ऑफ पावर के क्रम में हम लोग पढ़ रहे थे वॉट मीटर्स के बारे में। ठीक है, वॉट मीटर के बारे में देख रहे थे। आई होप कि लास्ट लेक्चर जो हमारा पावर को लेके हुआ था, जो बेसिक सर्किट डायग्राम था और जो कॉन्सेप्ट था कि कैसे पावर को निकाला जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में मैंने कल बताया था लास्ट लेक्चर में कि इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारी कैसी होनी चाहिए, जो हमारी पावर सर्किट है। ठीक है, थोड़ा उसको रिकॉल करते हैं। जो हमने पढ़ा था कि हमारे पास दो तरह की कॉइल होती है, करंट कॉइल एंड पोटेंशियल कॉइल या प्रेशर कॉइल भी कहते हैं। ठीक है, ठीक है। करंट कॉइल हमारी स्टेशनरी होती है, करंट कॉइल हमारी स्थिर होती है। स्टेशनरी का अर्थ होता है स्थिर होती है, जो दो पार्ट में स्प्लिट होती है। ठीक है, करंट कॉइल। और एक होता था हमारे पास प्रेशर कॉइल या वोल्टेज कॉइल। ठीक है, ये हमारी स्टेशनरी थी, स्थिर थी, स्थिर कुंडली है। आप ऐसे समझ लो कि ये स्थिर होती थी, मतलब ये घूमती नहीं है, ये कुंडली ये स्थिर रहती है। और दूसरी जो प्रेशर कॉइल है वो चल कुंडली प्रकार की है, यानी कि मूविंग है। ठीक है, ये मूविंग है, मतलब ये रोटेट कर सकती है अपने एक्सिस पे। फिर हमने ये देखा था कि जब कोई ऑपरेटिंग करंट फ्लो करती है, एक करंट फ्लो करती है करंट कॉइल में, एक करंट फ्लो करती है प्रेशर कॉइल में, और दोनों से क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र हमारा उत्पन्न होता है। ठीक है, और उस चुंबकीय क्षेत्र के आपस में उत्पन्न होने के कारण जो हमारा मूविंग कॉइल है वो मूव करने लगता है, क्योंकि वहां पे बलाघूर्ण या बल्क डेवलप होता है, बिकॉज इंट्रैक्शन ऑफ द टू मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि एक मैग्नेटिक फील्ड जो ये क्रिएट कर रहा है करंट कॉइल, और एक मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट कर रहा है प्रेशर कॉइल, इन दोनों का आपस में जब इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन के कारण जो हमारा मूविंग कॉइल है वो रोटेट करेगा, और जो हमारा करंट कॉइल है जो फिक्स है वो तो फिक्स है, वो तो घूमेगा नहीं। और जब ये घूमेगा प्रेशर कॉइल, तो उसके घूमने से हमको रीडिंग मिलती है, जो मान हमको प्राप्त होता है वो मिल जाता है, जो मान हमें मिलना होता है। ये मैंने बता दिया है। ठीक है, फिर हमने ये देखा था कि इसमें सर्किट डायग्राम देखा था क्या होता है। हमने वहां देखा था कि हम लोग प्रेशर कॉइल के साथ एक हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। ठीक है, करंट को रेगुलेट करने के लिए, या कह लो करंट को मॉनिटर करने के लिए, या उसको एडजस्ट करने के लिए, करंट का मान बहुत ज़्यादा ना हो जाए प्रेशर कॉइल में। ठीक है, इससे हम वोल्टेज मापते थे, इससे हम करंट को मेजर करते हैं। ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, आज हम जो बात करेंगे वो इस बारे में करने वाले हैं कि अगर हमारे पास वॉट मीटर है तो वो किस प्रकार से उसका जो ऑपरेशन है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम पावर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो। ये सप्लाई दे रहे हो आप, ठीक है, एसी या डीसी दोनों के लिए हम देखेंगे। कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं आप, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई दे रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक सप्लाई से जब देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे एक करंट कॉइल है, एक हमारे पास वोल्टेज कॉइल या प्रेशर कॉइल है, और ये हमारे पास है लोड। ठीक है, यहां मान लो करंट I1 बह रही है, और यहां करंट मान लिया I2 बह रही है। अच्छा, यहां रेजिस्टेंस भी लगा था, इसको बना लो R। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अब बात समझना।
अब याद करो वो चीजें जो मैंने आपको पहले पढ़ाया है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में जो बेसिक मैंने पढ़ाया है कि हमारे पास इंडिकेटिंग, इंटीग्रेटिंग और रिकॉर्डिंग 3 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटिंग, इंडिकेटिंग एंड रिकॉर्डिंग। फिर हम लोगों ने कहा था कि हमको इंडिकेटिंग ही पहले पढ़ना है। ठीक है, मैं फिर से याद दिलाता हूं यहां पे। इंडिकेटिंग यानी कि सूचक प्रकार का, इंटीग्रेटिंग और समाकलन प्रकार का, या जिसमें हम ऐड ऑन करते हैं, और तीसरा है रिकॉर्डिंग, जिसमें हम ग्राफ, पेपर या किसी और चीज के माध्यम से सूचना एकत्र करके मापन करते हैं। इंडिकेटिंग प्रकार से हम ज्यादा सूचना प्राप्त करते हैं, सूचक प्रकार का होता था। जैसे हमारा जो पॉइंटर वाला होता है ना, इस प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसमें ऐसे पॉइंटर लगा होता है और यहाँ स्केल होता है, इस प्रकार जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, चाहे वो वोल्टमीटर का हो, एमीटर का हो या फिर वॉटमीटर का हो, वो सभी के सभी आते हैं इंडिकेटिंग टाइप के इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत। ये मैंने बता रखा है। इंटीग्रेटिंग की बेटा बात करें, समाकलन प्रकार का होता है। इसका उदाहरण मैंने बताया था, एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर मतलब जो हमारे घरों में एनर्जी मीटर होता है ना, ऊर्जा मापी। ठीक है, इसका एग्जांपल था एनर्जी मीटर। जो बिजली का आप बिल जमा करते हो तो एनर्जी मीटर के द्वारा जो मापन करते हो कितनी ऊर्जा कंज्यूम हुई है, कितनी ऊर्जा हमने यूज की है, एनर्जी मीटर जो होता है वो इंटीग्रेटिंग प्रकार का होता है, जो किसी निश्चित समय अंतराल में, चाहे वो 1 दिन हो, 1 घंटा हो, 1 महीना हो, 1 साल हो, निश्चित समय अंतराल की ये माप करता है, उसमें होने वाले जो भी चीजें उसकी माप करता है ये इंटीग्रेटिंग। रिकॉर्डिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट जैसे हमारे पास है सीआरओ है। ठीक है, पेपर ग्राफ पे जैसे एक्स वाई ग्राफ है। ठीक है, ये क्या करता था, ये ग्राफ चार्ट के द्वारा बताता है। हम ये पढ़ेंगे आगे, बट अभी मेरा फोकस क्या था कि आपको जस्ट बता दूं यहाँ पे, और इसके बारे में हम देखें कि इंडिकेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। फिर हमने कहा था जब इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं उसमें 3 चीजें हमारे पास आती हैं। 3 चीजें आती हैं, क्या क्या आती हैं? पहला आता था बेटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क, एंड लास्ट वन इज डैम्पिंग टॉर्क। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। इंडिकेटिंग टाइप जो भी हमारा इंस्ट्रूमेंट अगर इंडिकेटिंग टाइप का होगा उसमें ये 3 चीजें होंगी, मतलब उसमें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब क्या हुआ, जो विक्षेपण उत्पन्न कर रहा है, जो विक्षेप उत्पन्न कर रहा है, जैसे ये जो डिफ्लेक्शन लग रहा है ना, जो उसको घुमा रहा है, जो डिफ्लेक्ट करा रहा है, मान लो यहाँ पे से यहाँ तक होना, ये डिफ्लेक्ट कर रहा है ना, ये टॉर्क लग रहा है इस पे, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हो रहा है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कंट्रोलिंग टॉर्क की बात करें बच्चे, तो कंट्रोलिंग मतलब कि जैसे यहाँ पे आया, अब वापस इसको यहाँ पे तो आना है, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, चाहे यहाँ पे है तो फिक्स हो जाएगा। जब आपने सप्लाई को लगाया तो मान लो यहाँ से होकर के यहाँ आ गया, अब वापस सप्लाई हटा लिया तो ये वापस फिर यहाँ पे आ जाना चाहिए, तो कंट्रोल करने के लिए हमारे पास होता है कंट्रोलिंग टॉर्क। तीसरी बात करें डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग मतलब बेटा क्या होता था, जैसे मान लो यहाँ पे कोई मान दिखा रहा है, मान लो यहाँ पे करंट का मान है 5 एम्पियर, और हमारा जो इंडिकेटर है, जो हमारा सूचक है या पॉइंटर है या निडल है, जो भी कह लो, यहाँ पे है। अब यहाँ पे क्या होता है ना बेटा, कुछ वाइब्रेशन होती है, ऑसिलेशन होती है ऐसे, तो एग्जैक्ट मेजर करना मुश्किल होता है कि हमारा मान कितना है, 5 से कम है या 5 से ज्यादा है, तो डैम्पिंग वहां पे होती है। डैम्पिंग मतलब होता है मंदन, अवमंदन, हिंदी में क्या बोलते हैं, डैम्पिंग मतलब समझ लो कि मूवमेंट होता है, ठीक है, ऑसिलेशन होता है वहां पे, है ना, तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम लोग डैम्पिंग टॉर्क का इस्तेमाल करते हैं। एडी करंट डैम्पिंग, एयर डैम्पिंग मैंने बताया रखा है, सब पढ़ा दिया है। ठीक है,
यहां बताने का उद्देश्य सिर्फ इतना था कि जो हमारा वॉट मीटर भी होता है वो कुछ इसी प्रकार से कार्य करेगा। तो जो चीजें हमने पढ़ी हैं एमीटर के लिए और वोल्ट मीटर के लिए, वो सभी चीजें हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे किसके लिए, वॉट मीटर के लिए। ठीक है, क्लियर है। तो शायद आप लोगों ने कुछ लिखा भी था लास्ट टाइम, अगर नहीं लिखा था तो ठीक है, नोट्स दे दिया जाएगा। ठीक है, देखो अब यहां पे समझना ध्यान से, ये हम जो पढ़ रहे हैं डायनमो, बड़ा सा लिख दो, डायनमो मीटर टाइप वॉट मीटर। ठीक है, ये डायनमोमीटर टाइप वॉट मीटर है। ऐसा नहीं कि ये सारे के लिए एप्लीकेबल होगा जो हम आज पढ़ रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ डायनमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट के लिए एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब यहां पे देखो ध्यान से, एक करंट है बेटा I1 जो करंट कॉइल में है, जो स्थिर है। पोटेंशियल कॉइल जो होता है वो मूवेबल होता है, जो अपने एक्सिस पे ये घूम सकता है। ठीक है, लास्ट फिगर मैंने बताया था उसमें दिखाया हुआ। इसके और इसके करंट, इसमें करंट बहने की वजह से एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। भाई करंट फ्लो होगा तो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी कॉइल में, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र कुछ प्रोड्यूस होगा और यहाँ पे भी कुछ चुंबकीय क्षेत्र प्रोड्यूस होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र का जो घनत्व होगा, जो डेंसिटी होगी, ठीक है, अगर चुंबकीय क्षेत्र के घनत्व की बात करें, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी की बात करें, तो किसे किसकी वजह से हो रही है? एक कारण है करंट I1 और दूसरा कारण है करंट I2। जो मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र का जो घनत्व है निर्भर कर रहा है करंट I1 पे और I2 पे, और कुछ तो है नहीं। I1 क्या है बेटा? I1 जो है वो डायरेक्ट सीरीज में जा रहा है लोड के साथ, तो हम कह सकते हैं I1 हमारी मेन करंट है, दैट इज I1 ही हमारी क्या है? मेन करंट है I। अगर चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व है मान लिया B, चुंबकीय क्षेत्र का घनत्व है B, ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये प्रोपोर्शनल टू हो गया I1। भाई जितना ज्यादा करंट होगा, आपको बताया है ना, करंट ज्यादा होता है, करंट स्ट्रांग होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो भी स्ट्रांग होता है। ठीक है, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मान लिया B प्रोपोर्शनल टू हमारा I1 है, और मैं इसको अगर लिख सकता हूं तो मैं एक कांस्टेंट लगा दिया K1 I1, प्रोपोर्शनल का साइन हटाया और एक कांस्टेंट लगा दिया K1 I1। अच्छा एक चीज यहां पे ध्यान से देखो, ये चूंकि करंट कॉइल है और ये वोल्टेज कॉइल है, तो करंट कॉइल क्या देगी बेटा? करंट देगी। अगर मैं वोल्टेज कॉइल में जो बहने वाली करंट है इसकी बात करूं, तो ये क्या देगा? ये वोल्टेज देगा। करंट कॉइल क्या देगी? करंट देगी, और जो वोल्टेज कॉइल होगा वो क्या देगा? वोल्टेज देगा। तो वोल्टेज कॉइल में बहने वाली करंट है I2। वोल्टेज कॉइल में या प्रेशर कॉइल में बहने वाली करंट क्या है? I2। तो I2 से क्या प्रोड्यूस होगा बेटा? वोल्टेज। आपको वैसे ही पता है कि ओम्स लॉ क्या कहता है? V प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, वहां से भी कह सकते हो, बट इसके टर्म में अगर हम बात करें, यहां की बात करें, क्योंकि ये वोल्टेज कॉइल है और यह जो करंट है इससे जो प्रोड्यूस होगा वो हमारा वोल्टेज होगा। और इसको अगर मैं कांस्टेंट के टर्म में लिखूं तो ये मैं लिख सकता हूं K2 V, I1 K2 V। ठीक है, अच्छा I1 बराबर यहां पे मैंने कहा कि ऑपरेटिंग करंट I है, तो एक चीज और लिख सकते हैं यहां पे I, K1 बराबर I1। ठीक है, क्योंकि I1 क्या है? I के बराबर है, तो लिख सकते हैं K1 I। क्लियर है?
ये कुछ है नहीं इसमें, ठीक है भाई। चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है I1 की वजह से है, और जो हमारा करंट I2 है वो वोल्टेज प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर हम बात करें डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हिंदी में बेटा बोलते हैं विक्षेपण बल आघूर्ण। विक्षेपण बल आघूर्ण, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, देखो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, मैंने बताया टीडी या टाउ इंटू डी या टीडी, डी फॉर डिफ्लेक्टिंग, टी फॉर टॉर्क। और ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, अब समझना बात को। एक कॉन्सेप्ट समझ लाओगे तो तुम्हारा एमीटर, वोल्टमीटर और वाटमीटर तीनों क्लियर हो जाएगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, डिफ्लेक्शन, विक्षेपण कब होगा, जब दो चुंबकीय क्षेत्र हमारे इंटरेक्ट कर रहे होंगे, एक I1 की वजह से और एक I2 की वजह से। तो मैं यहां कहूं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो क्या होगा, तो मैं कह सकता हूं कि वो I1 की वजह से भी होगा और I2 की वजह से भी होगा, ये तो मैं कह सकता हूं, ठीक है। I1 की बात अगर मैं करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे K1I, और यहां पे बात करूं I2 की बात करूं तो K2, ऐसे कर लो K2V, ठीक है। K2V, ठीक है। देखो I क्या है, करंट है, V क्या है, वोल्टेज है, ऑपरेटिंग करंट, ऑपरेटिंग वोल्टेज, और K1 और K2 है कांस्टेंट। तो K1 और K2 को हमने एक साथ रख लिया K, और ये बचा V इंटू आई, ठीक है। V इंटू आई, या हम लिख सकते हैं TD बराबर V इंटू आई, क्या लिखते हैं बेटा, पावर के लिए, तो K इंटू P, ये हम कह सकते हैं। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पावर के प्रोपोर्शनल है, या ऐसे लिख लो TD प्रोपोर्शनल टू P। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पावर के प्रोपोर्शनल है, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमको मिलता है कांस्टेंट K, तो TD बराबर K इंटू P, ठीक है। मतलब डायरेक्ट पावर का मान मिलेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो प्रोड्यूस करेगा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क मतलब कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे लगने वाला ये टॉर्क, जैसे ये मान लो है, वह टॉर्क जो जीरो से इसके मान को बढ़ा करके यहां तक लाया, डिफ्लेक्ट कराया, कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल। मान लो कितना एंगल घुमा, ये यहां से यहां तक थीटा एंगल घुमा, ठीक है। तो वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, उस पर लगने वाला बल या बलाघूर्ण जो होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होता है, ठीक है। ये मिल गया। आपने पढ़ा होगा बेटा एसी और डीसी सप्लाई के बारे में। जब हम डीसी सप्लाई की बात करते हैं, सिर्फ डायरेक्ट करंट की बात करते हैं, तो वहां फेज की बात नहीं होती है, वहां सिर्फ वोल्टेज और करंट के मैग्नीट्यूड की बात होती है, परिमाण की बात होती है, ठीक है ना। वोल्टेज और करंट का मैग्नीट्यूड होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं एसी की, तो वोल्टेज और करंट का वहां पे फेज भी आ जाता है, फेज इंक्लूड हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमको ये मान मिला है, ये डीसी के लिए मिला है। ये जो मान मिला है ये डीसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी फेज की बात नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं ना, टीडी बराबर के वी इंटू आई, ये जो मिला है इसमें कहीं भी बेटा फेज की बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे फेज की, उसके लिए एसी की बात करेंगे।
लास्ट जनरेशन। देखो डीसी के लिए मतलब जो हमको वैल्यू मिली बेटा, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ये था के बी इंटू आई, ठीक है। और डीसी डिस्क धारा के लिए जब हम एसी की बात करते हैं तो आपको पता है कि तात्कालिक मान की बात करते हैं, इंस्टेंटेनियस वैल्यू की बात करते हैं। ये सब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है बेसिक्स में एसी इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू हम जब बात करते हैं तो एसी में, जैसे एसी क्या होता है, कुछ हमारा इस प्रकार से सर्कुलेट करता है मान लो, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब किसी भी समय वोल्टेज और करंट का जो मान होगा, या उसको तात्कालिक या तात्क्षणिक मान भी कहते हैं। तो मान लो यहाँ पे अगर कोई इस समय हम देख रहे हैं, इस टाइम पे जो वोल्टेज और करंट का मान होगा वो तात्कालिक मान होगा। तो सारी कैलकुलेशन जब एसी में की जाती है बेटा तो तात्कालिक मान पे ही की जाती है, ठीक है। तो मान लिया कि तात्कालिक मान, इसलिए बेटा देखोगे ना जब वोल्टेज को ऐसे VT लिखा जाता है, मतलब तात्कालिक मान, समय पे डिपेंड कर रहा है इसका मान। T मतलब समय। करंट को जब भी लिखते हैं बेटा, आप पढ़ोगे आगे तो ऐसे लिखते हो एसी के केस में, T फॉर टाइम होता है। करंट और वोल्टेज मतलब ये टाइम के साथ इनका वैल्यू चेंज होगा, अभी कुछ और 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 होगा, तो बदलता रहेगा, ठीक है। बेसिक बेसिक बात है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस बात का। अब अगर बात करें एसी के लिए, ठीक है, तो हम एक्सप्रेशन जो लिखते हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी या साइन थीटा, और I बराबर Im साइन थीटा माइनस फाई। फाई क्या है? फेज डिफरेंस है, ठीक है। लिखूंगा, इसको दिमाग में रखना है, आपको लिख लेना है, मैं नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे। फाई क्या है? फेज डिफरेंस है। माइनस फाई क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि हमारा जो कॉइल है वो इंडक्टिव नेचर का है, और इंडक्टिव नेचर में मतलब प्रेरक जब होता है, जब केवल L होता है, तो करंट लैग करती है वोल्टेज से, करंट लैग करती है वोल्टेज से। लैग करने का मतलब क्या है कि पश्चगामी होती है। तो अगर ये वोल्टेज है तो करंट उससे माइनस फाई से लैग करेगी। जैसे वोल्टेज है तो करंट क्या होगी? फाई से ये करंट होगा। ये वोल्टेज है तो करंट होगा कितने से? फाई से पीछे होगी। ये सब आप पढ़ चुके हो, मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ कि आपको आता है, ठीक है। तो बेटा जब बात करेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, ठीक है, यहां पे अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात करें टीडी की, तो क्या होगा? ठीक है, यहां पे ये बात हो रही है, अब समझना एक चीज वहां पे और ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है? मतलब समझने की बात है। आप याद करो जब आप शुरुआत में पढ़े थे तो वहां पे आपने करंट या किसी साइनोसॉइडल वेव का एक औसत मान निकाला था, मतलब एवरेज वैल्यू निकाली थी। आपने ये पढ़ा था कि जब किसी एक कंप्लीट साइकिल की बात करते हैं तो जो एवरेज वैल्यू आती है वो जीरो हो जाती थी, प्लस होता था, ये माइनस होता था, एवरेज वैल्यू क्या आती थी? जीरो आती थी। तो हम करते क्या थे? हम हाफ साइकिल की बात करते थे। जीरो से ये पाई होता है, ये 2 पाई होता है। एक कंप्लीट साइकिल जो होती है बेटा वो यहां से लेकर के यहां तक एक कंप्लीट साइकिल होती है, इस प्रकार से, ठीक है। यहां से शुरू किया, यहां तक आया, एक कंप्लीट साइकिल। एक ये हाफ साइकिल और ये एक हाफ साइकिल, दो हाफ साइकिल मिलकर के एक कंप्लीट साइकिल बनती थी, ठीक है। हाफ साइकिल में जीरो से पाई, फिर पाई से 2 पाई। अब यहाँ पे हम एवरेज जब मान निकालते हैं, औसत मान निकालते हैं पावर का, तो वोल्टेज और करंट को एक्सप्रेशन से इस्तेमाल करेंगे। जैसे अब यहाँ पे देखेंगे,
लिखो, लिखते चलो साथ में। औसत 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 विक्षेपण बलागुण यानी कि एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। भाई यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं, मैंने इसीलिए बताया थोड़ा पॉज लेकर के कि एवरेज की बात करेंगे। उसको हमने लिखा टी एम एंड ये प्रोपोर्शनल टू होगा v इंटू आई। ठीक है, v इंटू आई। अब यहां से बेटा वोल्टेज और करंट का मान पुट करेंगे। वोल्टेज का मान रखो Vm साइन थीटा, अब कैलकुलेशन है मेरे साथ चलते चलना, ठीक है। Im साइन थीटा माइनस फाइव। और जब एवरेज मान की हम बात करते हैं, ठीक है, तो एवरेज जैसे मैंने बताया कंप्लीट साइकिल की बात करेंगे, 0 से लेके 2 पाई तक की बात होगी। डी थीटा एवरेज मान क्या होगा, 0 से 2 पाई डी थीटा 1/2 पाई। ये कहां से आया, अगर आपको ये डाउट है तो फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा है कि जब एवरेज मान निकालते हैं तो हम क्या करते थे, एक्सप्रेशन एवरेज में लिखते थे अपॉन टोटल टाइम से डिवाइड करते थे। ठीक है, 0 पाई 2 पाई, टोटल टाइम को अगर मैं देखूं 0 से कितने तक का है, 2 पाई तक का है, तो 1/2 पाई। लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेके 2 पाई। वोल्टेज और करंट दोनों का एवरेज मान जो है वो ये होगा। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है, ये तुम्हारा काम है। मैं बस यहां पे सॉल्व कर देता हूं, क्योंकि आपके पास बुक्स वगैरह तो है नहीं, तो यहां पे लिख देते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को बेटा ऊपर लेके आएंगे और यहां से लिखते हैं। ठीक है, Vm और Im हमारा कांस्टेंट हो गया। Tm इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 पाई। ठीक है, Vm और Im कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लो। Vm Im अपॉन 2 पाई, लिमिट 0 से 2 पाई साइन थीटा माइनस पाई डी थीटा। ये एवरेज वैल्यू की बात हो रही है। प्रोपोर्शनल Vm Im अपॉन 2 पाई। ठीक है, आप एक काम करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस पाई डी थीटा। ठीक है, अब देखो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, इसको जब सॉल्व करोगे 4 पाई इसको लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी, थीटा माइनस पाई, तो थीटा मतलब फाई बच गया, माइनस साइन ए प्लस बी, साइन 2 थीटा माइनस पाई डी थीटा। ये इस प्रकार से। देखो बेटा कुछ हुआ नहीं है, इसको बाहर लिया है Vm और Im को, और एक्सप्रेशन को बस लिखते चला जा रहा हूं। ठीक है, यहां 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो क्या होता है, a प्लस बी हो जाता है, थीटा प्लस थीटा माइनस पाई,
2 थीटा माइनस फाइव, माइनस करेंगे थीटा माइनस फाइव, तो बचेगा सिर्फ 5। सॉरी, यहां पे बेटा कॉस होगा, ठीक है, ये मैथमेटिकल है, ये आपका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये आप देखना, ठीक है, ये कॉस में रहेगा। इसके बाद Vm Im अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेट करें बेटा इसको, cos फाई को डी थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा cos फाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, तो क्या मिलेगा, साइन 2 थीटा माइनस फाइव अपॉन 2, लिमिट हो गया 0 से लेके 2 पाई। ठीक है, मैं एक्सप्रेशन लिख दे रहा हूं, देखो होगा क्या, समझ लो। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होगा बेटा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट जहाँ पे होगा जहाँ पर डाउट हो सकता है। बाकी देखो मैथमेटिकल ऑपरेशन है, और मैथमेटिकल आप लोग अभी अपने रनिंग में हो, पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरा पहले का पढ़ा हुआ है, तो एक्सप्रेशन और न्यूमेरिकल्स ये आपकी जिम्मेदारी हो जाती है, कॉन्सेप्ट मेरी जिम्मेदारी हो जाती है। अब देखो यहाँ पे बात करें, ऐसे इंटीग्रेट होने के बाद हमें ये रिजल्ट मिला, जब लिमिट यहाँ पुट कर रहे हैं इसमें, तो थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, थीटा की जगह क्या होगा, 2 पाई माइनस 0, मतलब कि 2 पाई मिल गया, तो 2 पाई हो गया और cos फाई हो गया, ठीक है। बट जब इसकी बात करेंगे बेटा, ये ध्यान से देखना, इस टर्म की बात मैं कर रहा हूं, जब इसकी बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया है, जब भी साइन होता है कंप्लीट वेव, साइन जब भी कंप्लीट वेव होता है, चाहे साइन का नाम कुछ भी हो, साइन 2 थीटा माइनस 4 थीटा प्लस फाइव, कुछ भी हो बेटा साइन के अंदर में, अगर मैं एवरेज मान लूंगा एक साइन का 0 से लेके 2 पाई तक, तो हमेशा उसका मान क्या होगा, शून्य होगा, 0 होगा, मतलब प्लस और माइनस का मान शून्य होगा, तो इसीलिए इसका मान आ जाता है बेटा 0, ठीक है। यहां पे आपको देखो कॉन्सेप्ट में डाउट हो सकता है, तो कॉन्सेप्ट में क्लियर करूंगा, बाकी आप इतना करते रहोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ सीधे रिजल्ट पे आते हैं। यहां से देखो बेटा क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल कर दिया, यहां से कैंसिल हुआ, बचा 2, तो Vm Im अपॉन 2 इंटू cos फाइव। अब देखो इन्होंने क्या किया कि Vm बाई रूट 2 लिख दिया और Im बाई रूट 2 लिख लिया, रूट 2 इंटू रूट 2 क्या हो गया 2, और ये क्या हो जाएगा हमारी RMS वैल्यू cos फाइव। तो इसको लिख सकते हैं RMS वैल्यू के टर्म में कैपिटल V कैपिटल I इंटू cos फाइव, और VI cos फाइव आपने पढ़ा है फर्स्ट ईयर में, VI cos फाइव क्या होता है, ये प्रोपोर्शनल टू होता है P, दैट इज पावर। क्लियर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसको क्या लिख लिया, इसको तोड़ लिया बेटा, Vm बाई रूट 2 और Im बाई रूट 2 में, और Vm बाई रूट 2 जो होता है वोल्टेज के लिए RMS मान होता है, Im बाई रूट 2 जो होता है करंट के लिए IRMS मान होता है, रूट मीन स्क्वायर, वर्ग माध्य मूल, यहां से पुट करेंगे VI cos फाइव, ये पावर के लिए होता है हमारा एक्सप्रेशन, ठीक है। अब आ जाओ फिर से, आपको क्या दिख गया है बेटा, जो हमारा टॉर्क था, जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, जो एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क था, जो हमने लिखा था एवरेज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क,
इसको हम टीएम कह रहे थे, वो किसके प्रोपोर्शनल आ गया, पी के। बेटा यही तो निकाल रहे थे यहां से हम, टीएम 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 प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल चल रहा था। और पी क्या है, इसको लिख सकते हैं टीएम इक्वल टू के इंटू पी, के इंटू पी। तो जो हमारा डीसी के लिए बेटा आया था वो सिर्फ V इंटू आई था, और यहां जो एसी पावर है, एसी पावर है वी आई कॉस फाई, इसके लिए टर्म आया है। ठीक है, चलो ठीक है। इसके बाद कहानी तुम्हें पता है क्या करना है, मैंने बता रखा है। इसके बाद की कहानी आपको वैसे ही है जैसे शुरुआत में हमने पढ़ा था कि किसी भी, देखो ये हो गया हमारा क्या, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इसको हम टीडी भी लिख ले रहे हैं, टीडीएम लिख ले रहे हैं। ठीक है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, या टीएम लिखा है तो टीएम ही लेके चलो, बट याद रखना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है। और हमको पता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में, ये होता है बेटा टीसी, और ये हमेशा होता है प्रोपोर्शनल इक्वल टू के थीटा। टीसी इक्वल टू क्या होता है, के थीटा या के डैश थीटा। थीटा क्या है, वही एंगल है बेटा, देख रहे हो ये थीटा एंगल बन रहा था ना। जैसे मतलब मान लो यहां पे हमारा था पॉइंटर, पॉइंटर घूम के पहुंचा यहाँ, रीडिंग दिखाया, पावर की वैल्यू मिल गई। अब ये तो ऐसे रहेगा नहीं, ये वापस आएगा, तो स्प्रिंग लगा होता है, ये स्प्रिंग इसको वापस स्थिति में ले आता है। ये जो एंगल बनता है ना बेटा, ये थीटा एंगल बनता है। ठीक है, टीसी बराबर के थीटा। जब हम स्टेडी स्टेट की बात करते हैं, या कह लो जब हमको मान प्राप्त करना होता है, तो हम क्या पढ़ते हैं, टीसी बराबर टीडी, कंट्रोलिंग टॉर्क डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के बराबर हो जाता है। तो हम यहां से लिख सकते हैं केपी, या ऐसे कर लो के डैश थीटा बराबर केपी। ठीक है, या फिर इसको ऐसे कर लो, इसको सॉल्व कर लो, थीटा बराबर, या थीटा इज प्रोपोर्शनल टू पी, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू पी। थीटा प्रोपोर्शनल टू पी मतलब क्या है बेटा, जो कोण बन रहा है, कोण का मान ज्यादा होगा तो पावर का मान ज्यादा होगा। जैसे जैसे कोण का मान बढ़ेगा पावर का मान बढ़ेगा। मान लो ये यहाँ पे है हमारा पॉइंटर, तो कोण जो है सिर्फ अब इतना बनेगा, तो जो कोण का मान होगा थीटा का, वही हमें पावर का मान देगा। कोण का मान बढ़ेगा पावर का मान बढ़ेगा, कोण का मान बढ़ेगा पावर का मान बढ़ता चला जाएगा। तो जो डिफ्लेक्शन हो रहा है वही हमको मान देता है पावर का। ठीक है, थीटा प्रोपोर्शनल टू पाती। हो सकता है आपके सिलेबस में ये चीजें इतनी हो या ना हो, बट पता नहीं, मुझे भी पता नहीं है, आपके जो मेरे पास बुक थी उसमें नहीं दिया था, बट फिर भी उसको कर लेना। ये सब जो मैंने एक्सप्रेशन जो यहाँ पे लिखा था, ये सब जो इससे पहले लिखा था ना, वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन था, उसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, वो आप कर लेना। कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे हो गई है। इसके बाद हम शुरू करेंगे एरर्स के बारे में, कि वाटमीटर में भी क्या हमारे पास एरर होता है, वाटमीटर में हमारे पास कैसे कैसे और त्रुटियां होती हैं। इनके साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि वाटमीटर्स में क्या इसकी प्रॉपर्टीज है, क्या एडवांटेज क्या डिसएडवांटेज है, और फिर उसके बाद कुछ डिफरेंट टाइप के वाटमीटर्स के बारे में देखेंगे, सिंगल फेज के लिए, डबल फेज के लिए, ट्रिपल फेज के लिए। ठीक है, तो ये जो है आप तैयार कर लेना। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।